नमस्कार, कमोडिटी राउंड अप में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्वेंट्री गिरी तो क्रूड की चाल जो बदली है, सही समय करें, क्या ये सही समय है सोने में खरीदारी करने का, इस पर करेंगे फोकस। फिर गर्मी बनेगी गेहूं का काल, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के डायरेक्टर जय प्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ और फाउंडर रुपेश दलाल, और ब्रेक के उस पार ये गेहूं रिलेटेड स्पेसिफिक चर्चा होगी। तो ब्रेक के उस पार स्काईमेट में प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा साहब को भी जोड़ेंगे। तो कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज पॉकेट्स कवर कर ली जाएं। आज के लिए बढ़िया ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के आइडियाज ढूंढ लिए जाएं, टटोल लिए जाएं। चलिए, इस समय जय हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ ही देर में रुपेश भी जुड़ जाएंगे। मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, और सबसे पहले कच्चा तेल स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कच्चा तेल भारतीय बाजारों में आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपकी स्क्रीन पर अब तो 2.5% के आसपास का उछाल। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ओवरनाइट क्रूड में कुछ मोमेंटम पिकअप हुआ। 82.5 के नीचे के लेवल्स थे ब्रेंट के कल दिन के दौरान, और आज 83.5 के ऊपर की चाल देखने को मिल रही है आपको। तो अच्छा खासा ओवरनाइट जंप, और शायद कुछ हद तक उसका फायदा भारतीय बाजारों में कच्चे तेल को मिलता हुआ। इंटरनेशनली तो रीजन जो साइड किए जा रहे थे कि फेड चेयर ने वो ब्याज दरें बढ़ने की कंसर्न्स को कुछ ईज ऑफ करा, तो इकोनॉमी पे स्लोडाउन का खतरा कम मंडराएगा इसीलिए, या चाइना में जो डिमांड बूस्ट हो रही है उसकी होप्स में अच्छा मोमेंटम। जय, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं इन रीजंस को लेकर, क्योंकि फेड चेयर ने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं, अगर ध्यान से सुना जाए तो। उन्होंने जो कंसर्न्स थी बल्कि उनको बखूबी हाईलाइट कर दिया, जो जॉब्स रिपोर्ट टाइप कंसर्न्स। ये जो मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट्स में पकड़ लिया है, हमारे यहाँ भी 2.5% का उछाल है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? कितनी फ्रेजाइल ये रिकवरी है, या फिर भरोसा है इस मोमेंटम पर? जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसा आपने सही कहा, देखिए आज कोई एक कॉन्क्रीट फंडामेंटल बाई देना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो हेडविंड्स हैं आज क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए। लेकिन $80 के आसपास एक यहाँ पे बेस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो एंटिसिपेशन है कि शायद चाइना में इंडस्ट्रियल डिमांड लौटेगा, चाइनीज इकोनॉमी यहाँ पे ऑन ट्रैक आएगी इतने सालों के लॉकडाउन के बाद। दूसरी तरफ यहाँ पे यूएस में भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट पे जोर है, जिसके कारण प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस कम है। तो $80 के नीचे मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल को ट्रेड करना थोड़ा सा टफ है। तो जब भी ये $80 के आसपास आ रहा है, यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलता है। अगेन ये 87, 88 के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगता है क्रूड ऑयल। तो प्योरली एक बाउंस के तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ से 150 से 200 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है, ऑन अ फैक्ट दैट कि इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। फंडामेंटली बहुत कुछ नहीं बदला है। जैसा आपने सही कहा कि जो मिनट्स या निकल के आए फेड के आउटकम के, उसमें भी ये क्लियर है कि जो फ्राइडे को डेटा आया जिसमें यह था कि पेरोल के नंबर्स अनएक्सपेक्टेडली बढ़े, वो एक हिसाब से यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं बाकी कमोडिटीज के लिए खराब है। तो ये जो होप्स था कि अब यहाँ पे फेड का फर्दर टाइटनिंग नहीं होगा इंटरेस्ट रेट पे, उस पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। तो जिसके कारण अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग था, वो भी एक रीजन है। कुल मिला के इन शॉर्ट मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। ये बाउंस हो सकता है 6,600 6,650 तक का लेवल देखने को मिल जाए क्रूड ऑयल में। उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज्यादा टफ है। तो फंडामेंटल्स बहुत सपोर्टिव नहीं, लेकिन हो सकता है टेक्निकली जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है इसकी फर्दर स्ट्रेच हो जाए, तो इन लेवल्स पे खरीदारी करने के शायद मौके हों। यह है इस समय जय का क्रूड रिलेटेड व्यू। क्रूड का हमारे पास बढ़िया ट्रेड भी आ गया है, 6400 पे चल रहा है, 6650 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है, तो एक थोड़ा सा बाउंस प्ले होगा।
रुपेश, अगर एक रीजन, रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, हाय, गुड आफ्टरनून। तो एक रीजन था, हो सकता है फेड की कमेंट्री को लेकर कंफ्यूजन, और दूसरा जो जय भी मेंशन कर रहे थे, चाइनीज इकोनॉमी पटरी पर आ रही है, उससे होप जाग रही है, और शायद वो रीजन था ओवरनाइट क्रूड के उछलने का। तो चाइना को लेकर होप जाग रही है, तो सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित क्यों है रुपेश? कमोडिटीज, बेस मेटल्स में क्यों नहीं वो अचाल नजर आ रहा है? क्योंकि आज मैं देख रहा था ज्यादातर बेस मेटल्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो जिंक हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, इवन मेरे ख्याल से कॉपर भी बड़ा सबड्यूड सा ट्रेड करता हुआ। तो एक पॉकेट में वो होप जाग रही है, दूसरी पॉकेट में वो बखूबी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। कैसे रीड कर रहे हो आप बेस मेटल्स की आज की चाल? बेस मेटल में डेफिनेटली वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड बेस मेटल में डेफिनेटली मूवमेंट आनी चाहिए। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि चाइना ओपन अप हो रहा है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है, तो डेफिनेटली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, उसके बाद में बेस मेटल भी पिकअप करेगा। बिकॉज इन इंटरनेशनल मार्केट बेस मेटल की मार्केट टोटली डिपेंड्स अपॉन चाइना, और चाइना अगर ओपन अप हो रहा है तो मार्केट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन आज अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, दैट इज सरप्राइज फॉर इंडियन मार्केट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक दो दिन तक जो चाइनीज की टिपिकल मेंटालिटी रहती है, वो सबसे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में मार्केट संभल के वापिस अपवर्ड की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज सिंस लॉन्ग मार्केट इज एक्सपेक्टिंग जब चाइना ओपन हुए और तब ये इंटरनेशनल ट्रेड की स्मूथ होते जाए। मुझे लग रहा है डिमांड कुछ दिनों में निकलनी चाहिए। एंड इंक्वायरीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन बेस मेटल सेक्टर में। अगर पर्टिकुलर स्टील की बात करें तो चाइना से ऑलरेडी इंक्वायरीज चालू हो गई। ये इंटरेस्टिंग है वैसे। तो यहाँ पे भी मोमेंटम आएगा। इनफैक्ट 11 बजे मैंने शो की तैयारी करना शुरू करा था, बताया गया था मुझे करना है, तो उस समय बेस मेटल्स प्रेशर में थे। उस समय से लेकर अब के बीच में ही मेरे ख्याल से रिकवरी का ट्रेड अंडरवे है। कॉपर इन ग्रीन है और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट किसी भी वक्त हरे निशान पे आता हुआ आपको नजर आएगा। तो बात तो सही है रुपेश, रब ऑफ यहां आना चाहिए। ऐसे में सबसे प्रिफर्ड कोई पिक विक आपकी? आप लोग त्रिशूल इंटरप्राइजेज में किसी बेस मेटल पे दाव लगा रहे हो, कोई ट्रेड ले रहे हो क्या? रिकवरी पे अगर बेट कर रहे हो तो तेजी कहां करोगे? हम लोग अभी एडवाइस दे रहे हैं कॉपर के लिए। मुझे लग रहा है 772 770 का बॉटम लग रहा है। ऊपर में एक बार 785 से 790 का लेवल नेक्स्ट ये ट्रेडिंग वीक में आना चाहिए, फ्राइडे तक, ऐसा अंदाजा लग रहा है। बेस मेटल्स में सिंगल आउट करा है रुपेश ने कॉपर को। जो रिकवरी के ट्रेड्स हैं वो शायद कॉपर में सबसे प्रोफाउंड नजर आए। यहां पे तेजी करने का मन बनाया जा सकता है। वो जय, आपके क्यूज से मैंने सोचा कि चाइना फैक्टर को लेकर बेस मेटल की चर्चा कर ली जाए, पर मैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स पूरा करना चाहता हूं। नेचुरल गैस प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइए। बढ़िया मूव्स है मेरे ख्याल से 1%, 1.25% के आसपास नेचुरल गैस इंडियन मार्केट्स में, 1.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ नेचुरल गैस इस समय कामकाज करता हुआ। जय, कोई ट्रेड है नेचुरल गैस पे? व्यू क्या बन रहा है? देखिए आशीष, नेचुरल गैस ये पूरे सीजन का सबसे डिसअपॉइंटिंग कमोडिटी रहा है, मैं कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से एंटिसिपेशन था कि पूरे यूरो जोन में एक एनर्जी क्राइसिस होगा, जिसके कारण नेचुरल गैस का प्राइस $10 के ऊपर भी ट्रेड करेगा, ये सारा जो आर्गुमेंट था इन फेवर ऑफ नेचुरल गैस, वो सारा ही डिफाई होता नजर आया। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ये हुआ कि यूरोप में इस बार जो सर्दी था वो क्वाइट अनसर्टेन था। यहाँ पे काइंड ऑफ समर आप कह सकते हैं, हीट वेव था, जिसके कारण एक्सेस नेचुरल गैस सप्लाई था और वो प्राइसेस पे बहुत ज्यादा हैवी हुआ और हम लोगों ने मल्टी ईयर लोज बनते हुए देखे नेचुरल गैस प्राइसेस पे। आई थिंक 200 का लेवल घरेलू मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। प्राइसेस इसके नीचे, अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखें तो इसके नीचे फेवरेबल नहीं है। तो एक यहाँ पे बाउंस देखने को जरूर मिल सकता है इसमें 250 260 तक। सो फंडामेंटली यहाँ पे अब मुझे लगता है इससे और ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, 5-6% वोलेटिलिटी हो सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है नेचुरल गैस का। तो यहाँ पे 250 260 मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई अगर ट्रेड इनिशिएट करे तो 185 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए अपने पोजीशन। इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। नेचुरल गैस बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा मेरे ख्याल से। पिछले 3 महीने में 50-55% के आसपास का नेचुरल गैस का करेक्शन, और उसके पीछे बड़ी वजह थी यूरोप में जो एक्सपेक्टेड था कि बहुत तकड़ी ठंड पड़ेगी, इस बार वैसा हुआ नहीं। वैसे फैक्ट तो ये है कि यूरोप बच गया, वहाँ के लोग बच गए, क्योंकि रशिया से नेचुरल गैस की सप्लाईज एकदम म्यूटेड थी।
बहुत दिक्कत होती, तो बचा लिया। लेकिन नेचुरल गैस एज अ कमोडिटी उसकी मार झेलता हुआ नजर आया, प्रेशर तगड़ा था। लेकिन जय स्पेसिफिकली ये मेंशन कर रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू जो है, सही मूल्यांकन जो है उसके आसपास आके अब खड़ा हो गया। यहां से ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, 200 के नीचे शायद स्लिप ना हो। 185 का फिर भी स्टॉप लॉस लगाइए। और कमोडिटी वैसे ध्यान रखिएगा बहुत वोलेटाइल रहती है आमतौर पे। खैर 185 का स्टॉप है, 260 तक के टारगेट्स जय को नजर आते हैं। तो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पर फेवरेबल, और वो लेवल्स भी आपको नजर आएंगे, वो समीकरण भी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से। अच्छा, अब जरा बुलियन का बाजार दिखाइए जरा, सोना चांदी स्क्रीन पर। फ्लैटिश नोट पे मेरे ख्याल से कामकाज हो रहा है, दिखाएंगे डायरेक्टर साहब हिंदुस्तान में बुलियन के बाजार का कामकाज। ये देखिए सोना एकदम फ्लैट इंडियन इक्विटीज, इंडियन मार्केट्स में। और प्लेट फ्लिप करके जरा चांदी भी दिखाइएगा, उस पर बातचीत आगे करूंगा, पहले सोने की चर्चा कर ली जाए। रुपेश, क्या करना चाहिए सोने में इस समय? कोई ट्रेड बन रहा है क्या? सोने में आई एम लिटिल बिट बुलिश। मुझे लग रहा है रुपी भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, रुपी भी थोड़ा वीक चल रहा है अभी इस पे। तो इंटरनेशनल मार्केट में देखिए तो 1850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है नीचे में। मुझे लग रहा है कि अगर वो टूटेगा तो आगे मंदी का माहौल रहेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इवन सिल्वर ऑल्सो आई एम वेरी मच बुलिश। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक बार एक पर्टिकुलर रीजन अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ आ गया, डॉलर की वीकनेस या डॉलर इंडेक्स में कुछ आगे नीचे, तो एक बार $1900 वापस एक बार क्रॉस करने के लिए तैयार है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अपसाइड $10 बढ़ता है तो डाउन साइड $2-3 ही हो रहा है। तो दैट इटसेल्फ शोज कि मार्केट इज अंडर बुलिश मूव। और फंडामेंटल्स भी अभी गोल्ड एंड सिल्वर बोर्ड के 1% तो तेजी के ही लग रहे हैं। तेजी का कॉल है, अनलाइकली है 1850 के नीचे ये स्लिप होता हुआ नजर आए। इन लेवल्स पे शायद मोमेंटम पकड़ सकता है सोना। पर जय फैक्ट है ये काफी समय से ही 1880 85 ये इसी जोन्स के आसपास ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, जो पिछले हमने देखा था $1930-1940 के आसपास। इंटरनेशनल मार्केट से करेक्ट होकर इसी जोन्स के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ ये बेसिकली क्यूज अवेट कर रहा था कल की पॉलिसी से, वो भी नदारत है। ये कंफ्यूजन प्योरली रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? क्योंकि बहुत रेट सेंसिटिव कमोडिटी है, ये कंफ्यूजन जो मार्केट स्पेस में वही कमोडिटीज में प्योरली रिफ्लेक्ट होता हुआ। जी आशीष, देखिए जो गोल्ड का पॉजिटिव मोमेंटम है वो मुझे लगता है गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों का वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। ये एक पॉज हम लोगों ने देखा फ्राइडे को जब पेरोल डेटा आया, हाँ। उसके बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद अब यहाँ पे जो स्टीपर रेट हाइक्स है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे, तो जिसके कारण एक नेगेटिव ट्रिगर हुआ। मुझे लगता है वो मोर ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन था। आज अगर आप फंडामेंटल्स की भी बात करें तो यूएस का जिस हिसाब से डेट है, दूसरी तरफ जो ग्लोबल कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेके, ये सारे टेलविंड्स बन रहे हैं बुलियन प्राइसेस के लिए। और आने वाले दिनों में अगर घरेलू मार्केट की भी बात की जाए तो जिस हिसाब से रिकॉर्ड शादियां हैं, यहाँ पे ज्वेलरी डिमांड भी बढ़ के निकल के आना है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइसेस पे। तो जैसा रुपेश ने सही कहा, 1830 के नीचे जाता हुआ जाने का चांसेस कम नजर आ रहा है। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट अब सर्टेन ये हो रहा है कि शायद आने वाले 6 से 8 महीने में यूएस में एक रिसेशन देखने को मिल सकता है। अगर यूएस में रिसेशनरी सिचुएशन बनता है तो वो भी गोल्ड के लिए बुलिश होगा। तो आई थिंक पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से भी यहाँ पे गोल्ड में मेरे ख्याल से थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। आपका ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन रखने की भी जरूरत है। फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी मुझे लगता है 57,000 के नीचे का अगर कोई लेवल मिलता है तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग के लिए। तो भाई यहाँ पे 1850 $1830 इसके बियॉन्ड, इसके नीचे स्लिप होने की गुंजाइश नहीं है। एक बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए। और जय ने बता दिया है कि ये लेवल इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी अट्रैक्टिव है। जय ऐसा कह रहे हो ना आप? जी आशीष, मुझे लगता है देखिए आप लमसम में इन्वेस्ट ना करें, बट यहाँ से एक स्टैगर्ड वे में गोल्ड में अपना एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है। चाहे आप इक्विटी इन्वेस्टर है या कमोडिटी ट्रेडर है, आपका एलोकेशन अब गोल्ड की तरफ होना चाहिए मेरे ख्याल से। उम्मीद करता हूँ आप लोग की बीवियां ना देख रही हो, नहीं तो एक बहाना मिल जाएगा उनके पास ज्वेलरी शॉप पे ले जाने का आप लोगों को। जय क्विकली चांदी पे व्यू दे दीजिए।
आशीष, मुझे चांदी में लगता है कि हाँ 80-85,000 का लेवल हो सकता है 2023 में ही देखने को मिल जाए। तो ये काफी सारे हाँ रीजंस हैं। एक, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूसेज की ग्रोथ की उम्मीद है आफ्टर रीओपनिंग ऑफ चाइना, वो बहुत एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे यूएस जिस तरह से रिफॉर्म कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो 2 ट्रिलियन का स्पेंड करना चाहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेस बनाना चाह रहा है वो वापस डेट्रॉयट एरिया में। तो ये सब यहाँ पे जो चांदी का यूसेज है वो बढ़ेगा। अगर आप सप्लाई साइड की बात करें तो अभी भी यहाँ पे सप्लाई साइड सिनारियो बहुत हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो ये जो सप्लाई का लैग है वो यहाँ पे हेवी रहेगा। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स का भी इंटरेस्ट है। इवन इन घरेलू मार्केट की भी बात करें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सिल्वर के ईटीएफ लॉन्च किए हैं, तो वहां भी एक इंटरेस्ट जग रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिल्वर के लिए मुझे लगता है आने वाला दिन बेटर रह सकता है। अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आउट परफॉर्म गोल्ड इन कमिंग टाइम्स। ओके ओके, चलिए मैं क्विकली रैप अप कर देता हूं अब तक जो बातचीत हुई। कच्चे तेल में एक टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। लाइए क्रूड क्विकली क्विकली दिखाइए कमोडिटीज को। क्रूड में खरीदारी करने के मौके हैं 6650 तक के टारगेट्स के लिए, ये जय का मानना था। बेस मेटल्स में रुपेश कह रहे हैं कि सबसे बेहतर पिक, कुछ गेन्स यहां पे भी आएंगे, वैसे इंट्राडे में कुछ रिकवरी प्ले आउट हो रही है। कॉपर सबसे स्वीटली प्लेस्ड है, अगर उस रिकवरी को प्ले करना है कॉपर में खरीदारी करिए, 790 के टारगेट्स। नेचुरल गैस, जय मानते हैं कि अच्छे जोन्स हैं, यहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 185 का स्टॉप और तगड़े 260 के टारगेट्स। नेचुरल गैस में चाहे तो खरीदारी करें। सोने को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं अब यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आती। क्रूशियल जोन्स होंगे नीचे की तरफ 1850 1830 डॉलर प्रति आउंस, उसकी बात कर रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट की। खैर यहां पे सोना खरीदा जा सकता है इन लेवल्स के आसपास, और चाहें तो लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करने की शुरुआत करी जा सकती है। और फाइनली चांदी, चांदी का वैसे ठीक है, डिमांड सिनेरियो बड़ा पॉजिटिव है, अलग अलग पॉकेट से यूसेजेस का फायदा, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स उस बीच जय मानते हैं ये कमोडिटी एक बड़ी रैली की और भी तैयारी कर रही है। 80-85 हजार तक के लेवल्स जय, ये तो लॉन्ग टर्म के हो गए, ये ट्रेड के लिए भी लॉजिकल है कि अभी लेना है? आई थिंक ट्रेड के लिए आशीष मेरे ख्याल से थोड़ा सा मूवमेंट भी देखना चाहिए। करेंसी वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा सा और प्रेशर आए तो वहां पे गिरावट में, ठीक है, या रीलुक करना ये चाहिए भाई। धन कंपनी सारी कमोडिटीज ट्रैक कर रही है। धन में तो आजकल बिटकॉइन भी आता है, जय बिटकॉइन ट्रैक करना शुरू करा नहीं करा? नहीं आशीष, हम लोग बिटकॉइन में बिल्कुल नहीं है। वी आर अ रेगुलेटेड एंटिटी, सेबी रेगुलेटेड एंटिटी। हम सिर्फ कमोडिटीज, करेंसी, F&O इक्विटीज इसी में ही है। अरे तो मैंने सोचा Bitcoin अगली से बार हम जय बहुत- जुड़ेंगे तो बिटकॉइन के बारे में पूछेंगे, तो जय ने क्लियरली बता दिया है भाई नहीं, इन्हीं सब चीजों को ट्रैक करते हैं। जय थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रुपेश हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। रुपेश से गेहूं पे बातचीत होनी है और जो क्लाइमेट रिलेटेड कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं उस पर स्काईमेट के जीपी शर्मा साहब को भी जोड़ेंगे, लेकिन सारा वो बातचीत, सारा एक्शन ब्रेक के उस पार। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जरा एग्री साइड पे फोकस कर लिया जाए, और वहां पे भी बढ़ती गर्मी और गेहूं पर उसके असर को लेकर कंसर्न्स वापस माउंट हो रहे हैं। ऐसे में हमने रिक्वेस्ट करी थी स्काईमेट के जीपी शर्मा सर से जुड़ने के लिए, और स्क्रीन पे आपको रुपेश दलाल हमारे साथ जुड़े हुए नजर आएंगे जो बहुत बढ़िया तरीके से एग्री कमोडिटी की स्पेस को ट्रैक करते हैं। शर्मा सर, कंसर्न्स जो माउंट हो रहे हैं, ऐसा कहा गया आईएमडी की तरफ से कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, कई इलाकों में ऑलमोस्ट 30 डिग्री की तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हाल है सर, गर्मी एकदम से तूल पकड़ना शुरू हो गई क्या? देखिए अभी मौसम की परिस्थितियां अभी अनुकूल ही हैं। मैं ऐसा कोई नहीं कहूंगा कि कोई चिंता का विषय इस वक्त है। हाँ।
हालांकि वर्षा की तरफ देखें तो इस सीजन में सामान्य से काफी कम हुई है। दिसंबर के महीने में तो वर्षा हुई ही नहीं पूरे उत्तर भारत में भी और पूर्वी भारत में भी। जनवरी में फिर भी एक दो स्पेल थोड़े ठीक हो गए, जिसके कारण कि काफी फायदा रहा फसलों को। और अभी जो फरवरी के जो दिन है उसमें भी वर्षा नहीं, तो वर्षा सामान्य से कम है। लेकिन पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी है, बारिश है, उसके चलते मैदानी भागों में तापमान उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। तो मेरा अनुमान अभी भी है कि आने वाले दिनों में भी, खासकर फरवरी के महीनों में, जब तक ये पश्चिमी विक्षोभ, जो कि अभी भी है, इसके जाने 8, 9, 10 तारीख को, कल तो मैं कह रहा हूँ स्नोफॉल होना चाहिए काफी जगहों पे, उसके जाने के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ, तो ऐसा ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर पहाड़ों के ऊपर चलते रहे, तो उसके कारण जो मैदानी भागों के तापमान, चाहे वर्षा ना भी हो, तो थोड़े अंडर चेक रहते हैं, एकदम शूट अप नहीं होते हैं। हमने देखा दिल्ली का तापमान कल के दिन में वो 29 डिग्री हो गया था, आज के दिन में फिर गिर के वो लगभग 25 डिग्री, 25-26 के आसपास, जो कि सामान्य है। तो अभी इस स्टेज पे कोई ऐसी परेशानी वाली बात मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन जैसा कि पिछले साल हुआ था, जनवरी के महीने में तो बहुत ही बारिश हुई थी उत्तरी भागों में, 3 से 4 गुना सामान्य से, और उसके बाद फरवरी में बिल्कुल ही सूखा करीब हो गया, मार्च में उससे ज्यादा, और तापमान एकदम से शूट अप कर गए थे, हीट स्ट्रेस फसलों के लिए बढ़ गया। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी। लेकिन अभी कोई फरवरी के महीने में मुझे इसकी कोई इतनी ज्यादा चिंता दिखाई नहीं दे रही देश के उत्तरी भागों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और इवन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र गिने जाएंगे। वाह, तो अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में इंच अप हो रहा था, वापस टेम्परेचर कूल ऑफ होते हुए नजर आए। अरे डर ये लग गया था शर्मा सर, वो लास्ट ईयर जब गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हुआ था, तो ये अभी तो आपने कहा एकदम 29 इंच अप हुआ था, शूट अप होता दिल्ली, अब कूल ऑफ होकर 25-26 डिग्रीज के आसपास पहुंच गया है। मार्च एंड मेरे लिए फिर इंपॉर्टेंट है। मार्च एंड तक क्या आप देख रहे हो टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए? स्काईमेट का अनुमान क्या कह रहा है? स्काईमेट का अनुमान यही है, क्योंकि वर्षा सामान्य से कम रहेगी, उसके चलते तापमान में वृद्धि तो जरूर होगी। तापमान सामान्य से, देखिए, सामान्य से अगर तापमान 2 डिग्री भी ज्यादा हो जाता है तो फसलों के लिए वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो तापमान में वृद्धि जरूर होगी, मार्च के महीने में बढ़ने की संभावना जरूर है, लेकिन वो किस हद तक बढ़ेंगे अभी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना उसके लिए थोड़ा होगा। अगर मैं कहूं कि वो एकदम से शूट अप करेंगे, सामान्य से लगभग 1 डिग्री के आसपास तो जो तापमान उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन मौसम की परिस्थितियां इस बार ऐसी रही हैं, लेकिन ना तो कहीं ओलावृष्टि हुई है, केवल राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर वेरिएशन और वेदर कंडीशन, जिसमें कि ओले नहीं गिरने चाहिए, हेल स्टॉर्म नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अभी गैस एस्टिमेट करना मार्च एंड में कहा होंगे टेम्परेचर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, शर्मा सर ये कह रहे हैं। बिल्कुल। और ICAR की रिपोर्ट ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर थ्रू आउट करी थी, जो प्रोडक्शन नंबर्स वगैरह आए थे रुपेश। लेकिन अच्छा, वो सब हिस्ट्री हो गई। ये ओपन मार्केट्स जो सेल स्कीम सरकार ने रुपेश इंट्रोड्यूस करी थी, वो जो पहला ऑक्शन हुआ था, उसके बाद दरअसल कीमतें कितनी करेक्ट हुई हैं, और मार्च एंड तक सप्लाई का समय आ जाएगा सामने। आप प्राइसेस कहां तक जाते हुए देख रहे हो? अभी ग्रिड की बात करें तो मुझे लग रहा है जो शर्मा जी ने आज स्टेटमेंट दिया कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब वो स्टेटमेंट से मतलब एक राहत की श्वास लेंगे कमोडिटीज मार्केट वाले, बिकॉज ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत लास्ट 15-20 दिन से जो इरेटिक क्लाइमेट हो गया था, बहुत अच्छी खासी बारिश, और मेजर क्रॉप चना है, गेहूं है, स्पाइसेस मार्केट है, वो सबका जो मेन क्रॉप है वो अभी 15 फरवरी के ऑनवर्ड्स चालू होगा। तो वेरी क्रुशियल था। अभी अगर गेहूं की बात करें तो डेफिनेटली यस, ये ऑप्शन शुरू हुआ, उसके बाद में करेक्शन हुआ, अराउंड 200 से 300 रुपया पर क्विंटल, 2 to 3 रुपीस पर केजी का करेक्शन हुआ। एट प्रेजेंट मार्केट स्टेबल हो गई, बिकॉज समय डिमांड भी इतनी अच्छी हो गई। तो उस मूव के बाद सरकार के 2-3 रुपए का करेक्शन इस समय स्टेबल है, और वाकई जो कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, शर्मा साहब ने बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दिया। अभी
घबराने की जरूरत नहीं है। इस नोट पर शर्मा सर, रुपेश जी धन्यवाद। कमोडिटी राउंड अप को समेट रहा हूं। दरअसल आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। छोटा सा ब्रेक लेके सीधे कॉन्फ्रेंस में चलें। Mogia Steel presents